हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सुबह चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेकंड लेसन है फिजिक्स का, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ये लेसन का नाम है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे गॉस के थ्योरम के बारे में। गॉस का प्रमेय या फिर नियम भी कह सकते हैं, गॉस का नियम। जैसा कि आप लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर नहीं जानते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो इसके लिए मैं वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय का। मेरा ये टॉपिक है आज का। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में एक और जरूर सेंड करिएगा। तो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि गॉस का थ्योरम होता क्या है। गॉस का प्रमेय जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कल्पना किया गया है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप कोई भी एरिया का कल्पना कर सकते हैं जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, मतलब इससे गुजरे। अगर मान लीजिए आप एक पृष्ठ मान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम अगर एक पृष्ठ मान लेते हैं। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाले जितने भी वैद्युत फ्लक्स होंगे वो, और उस पृष्ठ में इसमें जो जितने आवेश होंगे, जितने क्यू चार्ज होंगे, वो के संबंध के बीच जो संबंध बनता है उसी को वैद्युत फ्लक्स हम लोग नोट करते हैं फाई। ऐसे सर्किल बनाकर एक वर्टिकल लाइन रहता है, कट किया रहता है, इसे हम फाई कहते हैं। ये सिंबल है वैद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। अब इस पृष्ठ में, इस एरिया में आपको जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे और जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, अब इन दोनों के कम्बिनेशन, दोनों के रिलेशन को फाई का और फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ पे ई, नीचे ई लिखा जाता है। फाई ई और क्यू चार्ज के बीच जो हम रिलेशन बताएंगे वो हमारा गॉस का थ्योरम होता है। यही है गॉस का थ्योरम। अगर हम बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो किसी बंद पृष्ठ से, देखिए किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ आप ले लीजिए, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर मान लीजिए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश क्यू है, इस पृष्ठ में कुल आवेश क्यू है का 1/ε0 गुना होता है, का 1/ε0 गुना होता है। ये था हमारा गॉस का थ्योरम। अब गाइज, यदि हम किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए जो बंद पृष्ठ है, अगर इसका एरिया देखें तो वो कैपिटल ए है, एरिया कैपिटल ए है, और कुल आवेश अगर देखें, इसमें आवेश की संख्या क्यू है, और उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए फाई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है हमारा वो होगा Q/ε0। परंतु जो पृष्ठ है, जो यहाँ पे पृष्ठ है वो ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पे अगर पृष्ठ ए से बद्ध है तब यहाँ पे हमारा जो फाई ई है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर ई इंटू डी ए, और यहाँ पे इक्वल, ये देखिए Q/ε0 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये था, यहाँ आपको दिख रहा होगा ε0। यहाँ पे हम ε0 जो लिखे हैं वो क्या है, वो वायु में, निर्वात में, ये जो पृष्ठ है वो निर्वात में रखा गया, तो यहाँ पे ε0 मैंने लिया है। अगर उसकी परमिटिविटी, ε0 जो है इस निर्वात की परमिटिविटी है। यह गॉस का प्रमेय का समाकल रूप है, इंटीग्रेशन है, गॉस के प्रमेय का इंटीग्रेशन रूप है। इंटीग्रेट करने पर हमें ये मिलेगा। अगर हम इसका पूरा डिटेल जानना देखे जाए तो चलिए हम लोग इसके डिटेल के बारे में अब चलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये बना, ये सब कुछ हुआ, कहाँ से ये हमने इतना फार्मूला लिखा। अब पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देंगे आपको फिगर के साथ। तो चलिएगा जी, स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ, कि इस फार्मूले का प्रूफ कैसे आया है, अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है फिगर, यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं और यहाँ पे फिगर के बारे में लिखे हैं। देखिएगा इस क्या होता है। माना कि एक आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर ऊपर स्थित है। समझिए बात को। माना कि एक आवेश, कोई प्लस क्यू आवेश है जो एक बंद पृष्ठ ए पर ऊपर स्थित है। यहाँ पे आपको बंद पृष्ठ दिख रहा होगा ए, और यहाँ पे इसके अंदर कोई पॉइंट है जहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। अब माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल, ये इसी पृष्ठ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसके चारों ओर एक लघु क्षेत्र, उसके चारों ओर यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव D है। अब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे एक छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल ले लेते हैं, और ये तो बड़ा एरिया है, मतलब छोटा एरिया, तो वो हमारा DA हो गया। माना कि O से P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब यहाँ O से P का अगर आप डिस्टेंस देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज से इस छोटे एरिया का आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो स्मॉल r आपको मिलेगा। और क्षेत्रफल अवयव जो DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए हैं, ये जो पृष्ठ है इस पर अभिलंबवत खींचा गया वर्टिकली, तो क्लियर है। अब वेक्टर DA से निरूपित कर सकते हैं इसको हम। जब लंबवत यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन में किया है, तो इसको हम वेक्टर DA से
डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा वेक्टर डी ए है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एन कैप मिलता है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई का, वेक्टर ई होगा। अगर इस पॉइंट पर, अगर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया का वेक्टर ए है। ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आवेश प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र ई है, वेक्टर ई है। मैंने इसके पहले भी कहा था कि पॉइंट ओ के, ओ जो एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वो हमारा वेक्टर ई है, जो कि ओ पी के अनुदिश है। मतलब ओ और पी के अनुदिश, ओ और पी के अनुदिश है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओ पी डायरेक्शन इधर है, तो वो क्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर से गुजरने वाला, यहाँ पे जो हम एक क्षेत्रफल अवयव माने हैं, जो हम एक छोटा सा क्षेत्रफल एरिया लिए हैं डी ए, उससे गुजरने वाले बाहर की ओर को दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, उससे जो बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इस क्षेत्रफल से बाहर जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो हमारा क्या होगा, वो भी डी फाई ई होगा। डी फाई ई वो इक्वल होगा वेक्टर ई और डी ए एरिया, जो लघु एरिया हमने लिया है उसका। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ई इंटू डी ए कॉस्ट, डी ए का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें डी ए कॉस्ट थीटा मिलता है, जहाँ थीटा वेक्टर ई, जो थीटा है वो वेक्टर ई का वो डी ए के बीच कोण है। यहाँ जो कॉस्ट थीटा आपको मिल रहा है, जब ये ई मिला है और ई डी ए मिला है, अब इससे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो एंगल हमको यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अब उसी कॉस्ट थीटा जो है वो वेक्टर ई और डी ए के बीच जो कोण एंगल बन रहा है उन्हीं के कारण बन रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट थीटा लिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। अब उसी की हेल्प से हम इस फार्मूले का पूरा डेरिवेशन होगा। यहाँ तक गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वहाँ ई हम जानते हैं, ई की इक्वल टू क्या होता है, उसी की हेल्प से हमको इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन, पूरा फार्मूला का निकालना रहता है, डिफाइन करना है। यहाँ पे गाइज आप देखिए, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि यहाँ 1 इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू का स्क्वायर, ये होता है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके सापेक्ष, अगर हम अब ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इस छोटे से वैद्युत फ्लक्स का डी ए का, तो वहाँ से हमको मिलेगा डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0, ये तो कॉमन हो गया। और ये 1/r² का, ये समझ लीजिए पूरा वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे डी ए कॉस थीटा क्यों लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे मैंने बताया था, इसके पहले है Q फाई इक्वल टू Q/ε। देखिए ये हो गया, परंतु जो डी ए कॉस थीटा r² है वो डी ओमेगा के इक्वल है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। और ये जो एंगल यहाँ पे जो ये है, ये ही है डी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे ये जो है बहुत छोटा है और वो किसके इक्वल है, डी ओमेगा के। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम उसको डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो डी फाई ई Q/4πε0, और इस टोटल को हम लोग डी ओमेगा लिख दिए। क्योंकि अब पूरी एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो जब पूरा एरिया लेंगे तो हमें पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना रहेगा। तो वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डी हटा दिया जाएगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डी ए का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, फाई इंटू डी ओमेगा, इंटीग्रेशन फाई, इंटीग्रेशन फाई डी ओमेगा। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो क्योंकि यहाँ पे डी ए जो है, यहाँ डी ए बन रहा है वो हमारा फाई और डी ओमेगा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। परंतु ये भी कहा जा सकता है कि जो फाई ई डी ओमेगा है वो 4π के इक्वल है, वो 4π के इक्वल है। अतः हम लिख सकते हैं फाई ई और 4π के इक्वल है, तो 4π का वैल्यू को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे Q/ε0, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 4π लिखते हैं तो यहाँ पे 4π आ जाएगा, तो Q/4πε0 और यहाँ पे 4π आ जाएगा, तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, Q/ε0 बचेगा, तो फाई इक्वल टू Q/ε0। ये था हमारा गॉस का थ्योरम। अगर गाइज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।